नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, किसी ने सही कहा है कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष। आज हमारा देश इसको सच साबित कर रहा है। आपको याद होगा कि 10 साल पहले केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया था और पिछले 5 वर्षों में इसमें और तेजी लेकर आई गई। एक वक्त वो था जब देश में इस्तेमाल हो रही 65-70% रक्षा सामग्री आयात की जा रही थी। हम सबसे बड़े आयातक देश थे। आज तस्वीर बदल गई है। आज देश में केवल 35% रक्षा सामान ही आयात हो रहा है। बाकी 65% रक्षा सामग्री का भारत में ही निर्माण हो रहा है। और इतना ही नहीं, अब हम भारत में बने रक्षा उपकरणों का करीब 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ध्यान रहे कि 2016-17 में यह डिफेंस एक्सपोर्ट महज 1,521 करोड़ रुपए का था। जी, 1,521 करोड़ रुपए का था और अब पहुंच गया है 21,000 करोड़ रुपए का। और जो अपना अगला लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके तहत साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए के पार ले जाना है। और हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं लगता। इसी कड़ी में भारत में अलग अलग स्थान पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट गुजरात में शुरू होने जा रही है। यहां अत्याधुनिक C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। तो आज हम इससे जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और आत्मनिर्भर होते रक्षा क्षेत्र की चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान होंगे। तो सबसे पहले C-295 की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपने स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। यह कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। भारत में अलग अलग स्थानों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी व रखरखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। अब वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है C-295। आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है, इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। सोमवार को दोनों देशों के प्रमुख मिलेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ौदा को विशेष तौर पर सजाया गया है। बड़ौदा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में गुजरात वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का स्वागत करेंगे। दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं, उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। रोड शो और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुख भारत और स्पेन के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के साथ
देश विदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। वडोदरा से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आत्मनिर्भर होते भारत की बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजिंदर सिंह भाटिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है भारत फोर्ज एंड SIDM के, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर SK झा, जो कि CMD हैं मिधानी के, जो कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड के। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और डॉक्टर SK झा, अगर आपके साथ शुरुआत करें, और अभी जो खबर हमने दिखाई C295 के निर्माण की, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक कहा जा रहा है कि गेम चेंजर साबित होगा भारतीय सेना के लिए भी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये एक और उपलब्धि। जी, आपने सही कहा कि कल जो एक बहुत ही इंडिया के इतिहास में बहुत बड़ा एक हम लोग महत्वपूर्ण माइलस्टोन पूरा करने वाले हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे डिफेंस इकोसिस्टम पे पड़ने वाला है। डिफेंस ही नहीं, मैं कहूंगा पूरी की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री पे होने वाला है जी। जैसा कि पता है कि इंडिया आज के डेट में जो हमारा जो एविएशन मार्केट का ग्रोथ है वो काफी तेज गति से बढ़ रहा है। जबकि मैं सिविलियन एयरक्राफ्ट की बात करूं तो जी, उसके अलावा मिलिट्री का रिक्वायरमेंट तो ये भी है ही। तो इन सबको अगर देखा, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये जो निर्माण यहाँ आरंभ हो रहा है इस परिसर में, इसका हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे दूरगामी प्रभाव होने वाला है। इसके मैं एक दो उदाहरण दे सकता हूं कि जो C295 एयरक्राफ्ट है जी, जो पहले हम अगर पूरी की पूरी बाहर से लेके आते थे, तो आज अगर हम इसमें 40 का निर्माण अपने देश में ही करने वाले हैं और 16 हमको बाहर से मिलने वाला है जी, तो जो जब निर्माण स्टार्ट होगा तो इनसे जुड़े हुए जितने भी कल पुर्जे हैं, उन सब में जो हमारे लोग इसमें निपुण होंगे, इसमें जो तकनीकी ज्ञान होगी, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस एरोस्पेस इंडस्ट्री को होने वाली है जी। आपने देखा होगा कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है हमारे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में जी। अगर हम उस क्षेत्र में को हम हासिल कर लेते हैं, अपनी लीडरशिप और अपना जो सामर्थ्य को अगर हासिल कर लें जी, तो फिर बाकी कोई टेक्नोलॉजी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। ये एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल कर सकते हैं, तो इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम एरो इंजन का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये तो एयरक्राफ्ट है, हमारे देश को एरो इंजन का भी रिक्वायरमेंट है, जो अभी हमारे सुखोई का निर्माण हो रहा है हमारे देश में जी, और उसके अलावा जो हमारे LCA तेजस का निर्माण हो रहा है, उन सबों के लिए जो इंजन का मैन्युफैक्चरिंग है जी, अगर वो इंडिया में शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ जो हम एयरबस के साथ जो C295 का निर्माण कर रहे हैं जी, इन सबको मैं देखते हुए मेरा यही मानना है जी, कि ये हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। और आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो रहा है जी, जिस तरह से हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रहा है, इन सबको अगर हम देखें जी, तो इससे इस इकोसिस्टम हमारे देश में जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है जी, इसमें एक नई ऊर्जा का प्रदान करेगा जी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में डिफेंस जो हमारा टारगेट है उसमें एक तरह से उछाल आएगी, और जो हमारा आज का जो हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं उस टारगेट से हम कहीं ज्यादा हासिल कर लेंगे। और क्योंकि ये इंडस्ट्री आप देखेंगे अभी मैक्सिमम जो हमारा डिफेंस में जो इंपोर्ट है, जो बाहर से आपने 35% की बात कही, उसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी जी जी। तो इसमें हम हासिल करने वाले हैं, करने वाले हैं। इसके लिए मैं इसकी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे बहुत ऊंचाई तक जाएगा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसा कि शुरू में जो मैंने कहा कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष, जो आत्मनिर्भरता की जो मुहिम शुरू हुई है, दरअसल इसको किस तरह से समझा जाए, ये आंकड़े जो है वो अपने आप से बताते हैं। भाटिया साहब, अगर आपके पास आए तो आप समझते हैं कि 2016-17 में जो हमारा निर्यात था, डिफेंस निर्यात की बात करें, वो 1500 करोड़ रुपए के आसपास था, 1521 करोड़ रुपए शायद टू बी प्रिसाइज, और अब वो बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। तो ये समझा जा सकता है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जो पूरा परिवर्तन हुआ है, कैसे इसको देखते हैं?
निखिल, आपका जो सवाल और जो आपने पॉइंट दिया है वो बहुत ही वैलिड है। इसके बारे में पीछे में कुछ सुनना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2014 में जब हमने पहले मेक इन इंडिया शुरू किया, तो मेक इन इंडिया एक कॉल थी जो कि एक आह्वान था कि इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए। तब तक अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रोडक्शन होती थी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होती थी या जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी उनके बीच में। 2014 से अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया जी। आपको मैं एक और डेटा देता हूं कि अगर आप देखेंगे कि इस साल का आपका एक्सपोर्ट टोटल 21,000 करोड़ है, तो ये तकरीबन पिछले साल से 32% ज्यादा है। पर इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 65% एक्सपोर्ट्स प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है, 35% सिर्फ पब्लिक सेक्टर जी। मैं इसमें यह नहीं बोल रहा कि उनकी भूमिका कम है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर देश में हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करना है, विकसित भारत की बात करनी है, तो बहुत जरूरी है कि पूरे प्लेयर्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर एक मैच खेल रहे हैं और आधे प्लेयर आपके बाहर बैठे हुए हैं तो आप देख नहीं सकते। अब जब तक अकेला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सिर्फ ओएफबी वगैरह काम करेगी तो हम ये जो हमारे पास चुनौती है उसके ऊपर पूरा खरा नहीं उतरेंगे। इसके लिए जरूरी था कि देश के सभी बड़े, छोटे, मीडियम, स्मॉल सब जितने इंडस्ट्रीज हैं सब इसमें अपना योगदान दें। इसी योगदान का ये असर है कि आज भारत 1500 करोड़ से 21,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये ग्रोथ अभी आपने ये भी सुना होगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने ये बोला है कि इसको डबल करना है, 50,000 करोड़ तक ले जाना है। तो ये सब नेक्स्ट 4 से 5 साल में करना है। तो इसका मतलब है हमारे को ग्रोथ 30 से 32% हर साल करनी है। जी जी जी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज तक सारे विमान, चाहे वो लड़ाकू थे या दूसरे थे, चाहे वो रोटर एयरक्राफ्ट थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ये सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती थी। ये पहली बार होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को लिया जाए और इसका जो बेनिफिट है वो इससे बहुत ज्यादा है। ये रीजनल एयरक्राफ्ट बन सकता है, कल को कनेक्टिविटी में आ सकता है। तो इसके बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट डॉक्टर झा साहब ने भी ये बात कही। जी 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 बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि इसमें एक बात और नोटिस करने की है भाटिया साहब कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देने की बात, निजी क्षेत्र के लिए खोलने की बात थी, वो एक नीतिगत निर्णय था। और शायद जब ये निर्णय लिया गया था तो बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन आज जिस तरह से ये गेम चेंजर साबित हो रहा है वो देखने की बात हो गई। इस विषय पर कि कितना एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, कितना किस तरह से इन चीजों को, जिसको कहते हैं फार साइटेडनेस, ये भी देखने की जरूरत होती है, ये एक बड़ी बात है और वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस बारे में भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। किस तरह से पिछले 5-7 वर्षों में जिसको कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए, लगातार हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। 2016-17 में जो हमारा रक्षा क्षेत्र का निर्यात था वो 1521 करोड़ रुपए का था, अब बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। लक्ष्य अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ से आगे जाने का है। यानी कि जो सपने हैं वो भी हमारे बड़े हैं और उसको हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस के झा आपके पास आएंगे। और ये जो निजी क्षेत्र को ये जो खोलने का निर्णय था, उनको शामिल करने का निर्णय था, और दूसरा जो FDI बढ़ाने का जो निर्णय था 49% से 74% करने का था, जिसके बाद से आपने देखा है कि ये चेंजेस हुए हैं। सरकारी अगर आप सेटअप में जाएंगे तो 100% भी FDI कर सकते हैं। तो ये सारे जो नीतिगत निर्णय थे, इससे कितना बड़ा परिवर्तन आया? देखिए, एक तरह से जो हमारे रक्षा क्षेत्र के जितने भी प्रतिष्ठान हैं और पहले थे और जो नए नए आए हैं, पहले रक्षा क्षेत्र को बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल सेक्टर माना जाता था। इसके कारण उसमें जो भी लोग आना चाहते थे उनको बहुत सारी कठिनाइयां थी, लाइसेंस की प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्शन के ऑर्डर्स मिलते थे उनका अप्रूवल टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इसमें जितने भी, और उसके बाद जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हमारे रक्षा क्षेत्र के उपकरण थे उसमें बाहरी कंपनियों को दिया जाता था। तो इन सब में बहुत ही परिवर्तन किए गए, जिसमें कि डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है उसमें एक आधारभूत उसमें एक परिवर्तन हुआ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने देश में ही इसका उत्पादन करेंगे, हम बाहर से इसको नहीं लाए। उसको एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई और वो नेगेटिव लिस्ट को एक टाइम फ्रेम दिया गया कि हम इतने साल इतने वर्ष के अंदर इस इक्विपमेंट को लाना हम बाहर से बंद कर देंगे। और पैरेलली ये देखा गया कि चूंकि रक्षा क्षेत्र में एक तरह से इन्वेस्टमेंट का एक तरह से रिक्वायरमेंट है और जो कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा अकेले नहीं हो सकता था। ठीक है। तो इसके लिए एक जो हमारे निजी क्षेत्र के वो प्रतिष्ठान है, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, उन सबको इसमें जोड़ा गया और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि इसमें एक तरह से डायनामिज्म आ गया, जो इसमें एक तरह से इसमें गति आ गई। चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का हो, डेवलपमेंट का हो, उसके बाद उसका निर्माण का हो, इन सब में बहुत ज्यादा गति आई। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा डिफेंस इकोसिस्टम और इसके साथ साथ जो हमारे सरकारी क्षेत्र हैं उनको भी एक लगा कि एक तरह से उसके अंदर प्रतिस्पर्धा है, एक तरह से कंपटीशन आ गया, उनकी भी इफिशियंसी इंप्रूव हुई। तो इसका फायदा दोनों को मिला। सरकारी क्षेत्र ने भी अपना इफिशियंसी इंप्रूव किया, प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरह से काम मिला। तो एक तरह से पूरे देश के लिए ये काफी एक अच्छा एक तरह से ये पॉलिसी और इस तरह से डायरेक्शन एक तरह सिद्ध हुआ। और इसका कारण ये है कि आत्मनिर्भरता एक तरह से आज डिफेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कड़ी है जो कि डिफेंस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रही है। और वो मैं जैसा कि आपने कहा कि और हमारे जो प्रीवियस जो पैनलिस्ट है भाटिया साहब ने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का, उसके अलावा जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने 75 to 80% तक का डिफेंस का प्रोडक्शन देश में ही करें, तो इन सब में वो दिन दूर नहीं है कि पॉसिबिलिटी आ रही है। और मुझे लगता है कि आपने ये भी, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, हमने डिफेंस के एक्सपोर्ट में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट को देखें तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट परसेंटेज हमने अमेरिका US को किया है, उसमें परसेंटेज देखा जाए। तो ऐसा नहीं कि हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो केवल हम आसपास के देशों में ही कर रहे हैं, तो हम एडवांस कंट्रीज में भी हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है। हमने एक तरह से जो डिफेंस में बनने वाले जो मटेरियल्स हैं उसका भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। पहले हम मटेरियल्स का तो पूरा का पूरा इंपोर्ट पे निर्भर थे, अब हम मटेरियल्स का निर्माण देश में कर रहे हैं और देश में करके बाकी विदेशी कंपनी को भी दे रहे हैं। तो ये सब एक बहुत ही एक तरह से इकोसिस्टम में बहुत डेवलपमेंट है और उसी का कारण है कि विदेशी कंपनियों को भी अब भरोसा हो गया है कि अगर वो अपना प्रोडक्शन उत्पादन भारत में करते हैं तो उनके लिए टेक्निकल मैन पावर भी है, स्किल मैन पावर भी है, उसके बाद सपोर्ट इकोसिस्टम भी है, उसके अलावा मटेरियल्स भी है और वो एक तरह से हमारे देश को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये सब
चेंज है, बहुत इसका दूरगामी प्रभाव होने वाला है और हो रहा है जी। और मुझे लगता है ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये शुरुआत है, आगे बहुत सारे चीज हमको माइलस्टोन अचीव करना है। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि मीलों हम आए हैं लेकिन मीलों अभी जाना है। और सबसे खास बात है कि पिछले शायद 10-12 वर्षों पहले हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ भी अगर डिफेंस का है तो प्रोक्योरमेंट होगा, बाहर से आएगा, डिफेंस की चीज़ है तो बाहर से खरीदी जाएगी, यही एक इमेज सी बनी हुई थी। भाटिया साहब, अगर हम इसको ये भी समझें, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो किस तरह से एक साथ कदमताल कर रहे हैं, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। कंपटीशन, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एमएसएमई को बढ़ावा है, जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा है, जो इस क्षेत्र में जो रिसर्च है उसको बढ़ावा है, इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? निखिल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी और जहाज साहब ने भी बोली कि दूरदर्शिता, एक दूरदर्शिता जो 2014 में दिखाई गई और जब बोला गया कि हमको मेक इन इंडिया में करना है, सब कुछ हमको देश में बनाना है, हम नेगेटिव लिस्ट क्रिएट करेंगे जो बाद में पॉजिटिव लिस्ट बनी, जो बंद किया गया, उसका दो तरीके से फायदा, एक तो अपॉर्चुनिटी आती है, दूसरा सेंटिमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है। तो एकदम लगा, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी लगा कि अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क। अभी मैं आपको यही बात का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि आपने पूछा ये स्टार्टअप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जी, तो हमने एक छोटी सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की जिसका नाम आईडेक्स रखा। ये आज से 4-5 साल पहले शुरू किया गया और इसका एलोकेशन इतना कम था कि हम एक कंपनी को या स्टार्टअप को सिर्फ 1.5 करोड़ ग्रांट देते थे, 1.5 करोड़ जी, और 1.5 करोड़ वो अपना खर्च करते। आप मानेंगे नहीं, उस ग्रांट से पहले तकरीबन कोई भी स्टार्टअप डिफेंस में नहीं आता था। एक छोटी सी ग्रांट जो जिसमें बोला गया कि आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करो, आज 1000 से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में है। तो आप सोच सकते हैं, इतने बड़ा देश जिसकी के $4 ट्रिलियन जीडीपी है, जिसका बजट $75 बिलियन है, उसमें सिर्फ 10 या $15 बिलियन की 50-60 करोड़ की जो एडिशन की गई, उसमें 1000 नई कंपनियां। ठीक है, ठीक है। मैं सबसे जरूरी बात है जो एनवायरनमेंट चेंज किया। जी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। भाटिया साहब, मैं चाहता हूं कि आप चलते चलते, क्योंकि ये इस कार्यक्रम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ चैलेंजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, चुनौतियाँ भी हैं, बहुत जल्दी से मैं चाहूँगा आप समअप करें। मेरा तो छोटा सा एक पॉइंट ये है कि अगर हमको ग्रो करना है तो उस टाइप की एलोकेशन भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन, जैसा कि रक्षा मंत्री ने बोला, 3 लाख करोड़ हो जाए, आज के दिन में 1,28,000 करोड़ है, तो उतना एलोकेशन होना पड़ेगा। तो हमको ये कॉन्फिडेंस है कि देश उतना एलोकेशन करेगी और हम उतना ग्रो करके दिखाएंगे। तो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज लगता है कि आजकल बजटरी एलोकेशन कैपिटल्स के लिए और बढ़ना चाहिए, और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो 1 लाख करोड़ निर्मला सीतारमण जी ने बजट में डाला था डीप टेक्नोलॉजी के लिए, उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करना। जी, निश्चित तौर पर तो सरकार भी इस चीज़ को जान रही है, समझ रही है। जब हम कहते हैं कि दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, तो जाहिर तौर पर जो काम बेहतर किए गए हैं उसको और फास्ट ट्रैक निश्चित तौर पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब आपका, और डॉक्टर झा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।